रूसी ओलिगार्क्स व्लादिमीर पुतिन से नाखुश हैं, युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि चीन सक्रिय रूप से उन्हें अरबों का नुकसान पहुंचा रहा है। यह संकट एक बड़े सार्वजनिक अपमान से शुरू हुआ था। व्लादिमीर पुतिन दिखाना चाहते थे कि प्रतिबंधों से कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन रूस के पहले ह्यूमनॉइड एआई रोबोट लॉन्च का उनका बड़ा खुलासा इतना बुरा रहा कि अब तो रूसी प्रचारक भी इसे मजाक कह रहे हैं, और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि रूस ने दुनिया का पहला नशे में धुत रोबोट बना दिया है। लेकिन यह शर्मिंदगी जायज है। यह तकनीकी विफलता साबित करती है कि संकट गहरा है। रूस पर हमले के बाद लाखों रूसी टेक वर्कर देश छोड़ चुके हैं, जिससे रूसी टेक इंडस्ट्री मजाक बन गई है। लेकिन असली धोखा आर्थिक है। अब चीन अपनी सारी अतिरिक्त उत्पादन रूस के बाजार में डाल रहा है, जिससे रूसी फैक्ट्रियों का पतन हो रहा है। यहाँ तक कि रूसी सीईओ भी सार्वजनिक रूप से शिकायत कर रहे हैं कि चीन की अनुचित सब्सिडी रूसी विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों को खोखला कर रही है। यह साबित करता है कि अब रूस असफल हो रहा है, क्योंकि उसका सबसे करीबी सहयोगी उसे अभ्यास का लक्ष्य बना रहा है। चलिए इस एआई ह्यूमनॉइड रोबोट से शुरू करते हैं, क्योंकि यह रूसी उद्योग को विश्व मंच पर लाता है। हर कोई इस कार्यक्रम को देख रहा था, क्योंकि रूस अपना पहला ह्यूमनॉइड एआई रोबोट दिखाना चाहता था। मुझे लगता है कि उन्होंने जितने भी चर्चित शब्द मिल सकते थे सब डाल दिए, लेकिन लॉन्च बिल्कुल भी योजना के अनुसार नहीं हुआ। देखिए, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कोई रोबोट नहीं है, वो बस दिमित्री मेदवेदेव हैं एक सूट में। मुझे जो थ्योरी सबसे भरोसेमंद लगती है वो ये है कि रूस ने दुनिया का पहला नशे में धुत रोबोट बनाया है, जो रूस जैसे देश के लिए उपयुक्त है। साथ ही ये रूस को वो बनाता है जो वो चाहता है, मतलब किसी चीज में पहला देश। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ रूसी प्रचारक इस पूरे मामले से खुश नहीं हैं। बस इस प्रतिक्रिया को सुनिए। माफ कीजिएगा, मैं बस बैठा हूँ। माफ कीजिए दोस्तों, मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, गुस्से में हूँ क्योंकि किसी कारण से कल हमारे देश में एक ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रदर्शन हुआ था। सुनो, इससे बस समझा दो। मुझे। तुम क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है? तुम क्या कर रहे हो और किस लिए? क्या हो रहा है? ये कंपनी थी, हाल ही में बनाई गई, इसलिए बस सच दिखाने ले गए यहाँ वहां। बहुत जबरदस्त। पैसे पहले ही आवंटित हो गए थे। मैं गाली नहीं दे सकता, लेकिन तो आप समझ रहे हैं, यह बहुत ज्यादा था। रॉकी की म्यूजिक पर वे मंच पर एक रूसी आदमी की मूर्ति लाते हैं। दो लोग साथ आ रहे हैं, उसके वो नीचे गिर जाता है। वे उसे उसी संगीत पर उठाते हैं और तीन लोग उसे घसीटते हैं, उसे बाहर ले जाते हैं। वे उसे किसी कपड़े से ढकने के लिए भी जल्दी करते हैं। क्या यह सरकारी पैसे की चोरी पर फिल्म की शूटिंग का हिस्सा था, क्या हो रहा है? या निजी पैसा हो रहा है। ये सब क्या था? ये अंतहीन क्या था? ये सारी शर्मिंदगी किस बारे में थी? क्या हो रहा है? इस बीच, ताकि तुम्हें कोई गलतफहमी न रहे, साथ ही चीनी साथियों, क्या हो रहा है? एलन मस्क की तो बात ही मत कीजिए, जो अगले साल के मध्य या अंत तक 10 लाख ह्यूमनॉइड रोबोट्स की सेना का वादा कर रहे हैं। मैं अपनी नफरत के कारण शब्दों से बाहर हूं। क्या चल रहा है? ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स सब कुछ कर सकेंगे। क्या चल रहा है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बस समझाओ। मुझे समझाओ। तुमने ऐसा क्यों किया? समाज में ये शर्मिंदगी क्यों लाई? क्यों? किसने किया? ये
एक बाजार सूत्र ने रिया को बताया नोवोव्स्की की लागत आइडल की हूँ। हो सकती है। 100 के बीच मिलियन और 300 मिलियन रूबल। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तुम मंच पर क्यों चढ़ गए थे? क्यों? क्या तुमने? दिफेयर। ये शर्म? ये बच्चों के खिलौनों जैसा है। क्या हो रहा है? मैं साफ साफ कह देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी इन रोबोट्स में से कोई खरीदने वाला है, लेकिन मुझे लगता है मैं एक ले लूंगा। अब जिस कंपनी ने असल में ये रोबोट बनाया है, उसने इसके तुरंत बाद एक बयान जारी किया और वो बयान अविश्वसनीय है। उससे पहले मैं कंपनी के संस्थापक या सीईओ की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। उनका नाम व्लादिमीर विलिचुक है और वे वास्तव में एक पूर्व सरकारी कर्मचारी हैं। वे पहले पुतिन सरकार के आईटी विभाग में थे। 2023 में वे भी कई आईटी कर्मचारियों की तरह रूस छोड़कर चले गए और अब वे दुबई में रहते हैं। वहीं से वे अपनी कंपनी चला रहे हैं। अब यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि यह रूसी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सभी कुशल कर्मचारी अपना सामान पैक कर देश छोड़ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको कंपनी का जारी बयान दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वे हैरान हैं कि इस क्लिप को इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों मिल रही है, क्योंकि आखिरकार, और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह कोई मजाक नहीं है। अगले जो शब्द हैं वो कंपनी ने अपने बयान में कहे हैं। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि वह रूस की सबसे उन्नत कंपनियों में से एक है और वह अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बराबर है। ऐसा पढ़कर लगता है कि ये सब दुनिया से मजाक कर रहे हैं। शायद ये मेडवेदेव ही सूट में हैं। लेकिन चलिए अब एक गंभीर मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि ये सारी बात एक बड़ी समस्या को उजागर करती है जिसका रूसी अर्थव्यवस्था वास्तव में सामना कर रही है, और वो समस्या है रूसी टेक्नोलॉजी का पलायन। रूसी टेक वर्कर्स ने देश छोड़ दिया है। आक्रमण शुरू होने के बाद से ये हो रहा है, लेकिन सितंबर 2022 में ये ट्रेंड बहुत तेज हो गया। क्योंकि उस समय पुतिन ने व्यापक लामबंदी की कोशिश की थी। उनके 3 दिन के विशेष सैन्य अभियान के बाद, जो अब 3 दिनों से कहीं ज्यादा लंबा हो गया है, रूसी अर्थव्यवस्था इतनी पीछे चली गई है कि युद्ध रुकने पर भी इसकी भरपाई जल्द संभव नहीं है। हमने एक अर्थशास्त्री से बात की थी कि यह लंबे समय में कैसे असर डालेगा। पेश है उस इंटरव्यू का अंश। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारणों में से एक है रूसियों का देश छोड़ना। रूस, और मुझे लगता है कि ये वे रूसी हैं जो थोड़े अच्छे हालात में हैं, आर्थिक रूप से थोड़े ऊपर हैं और थोड़े ज्यादा समझदार भी हैं। और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2022 तक 90,000 लोग चले गए थे। मैं मान रहा हूं कि अब तक यह संख्या 1 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी होगी, और सबसे होशियार और बुद्धिमान रूसी देश छोड़ चुके हैं। इसका अर्थव्यवस्था पर अब और भविष्य में क्या असर पड़ेगा, जैसे मान लीजिए युद्ध के बाद। हाँ, मैं इस टिप्पणी की सच में सराहना करता हूँ, क्योंकि मैं एक अर्थशास्त्री हूँ और आप जानते हैं हम अर्थशास्त्रियों के लिए पूंजी और मानव संसाधन, श्रम, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 2 मुख्य कारक माने जाते हैं। और अक्सर लोग श्रम के बारे में भूल जाते हैं, जो इस मामले में, जैसा कि आपने बताया, रूस सच में बहुत नुकसान झेल रहा है। हम 10 से 15 लाख लोगों की बात कर रहे हैं जो चले गए हैं, और जैसा कि आपने बताया, ये लोग आमतौर पर ज्यादा संपन्न होते हैं, वे बेहतर शिक्षित होते हैं, आमतौर पर कोई ना कोई विदेशी भाषा बोलते हैं ताकि उन्हें दूसरे देशों में घुलने मिलने में आसानी हो। मेरे रूस में कुछ दोस्त थे और उनमें से लगभग सभी ने पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद देश छोड़ दिया, क्योंकि वे युद्ध के खिलाफ बहुत मुखर थे। और एफएसबी रूसी, जो मूल रूप से पूर्व केजीबी है, सचमुच उनके पीछे पड़ी थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा और बहुत 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 सारे लोग चले गए। इसके अलावा जो सैनिक तैनात किए गए हैं, यानी जो लोग सक्रिय रूप से सेना में हैं, उन्हें तैनात किया गया है, तो हम कम से कम 30 लाख रूसी लोगों की बात कर रहे हैं जो कामकाजी आबादी का हिस्सा नहीं है। अब इसमें बढ़ती उम्र की आबादी को भी जोड़ लें। इस समय रूस में उम्र दराज आबादी और जनसांख्यिकीय संकट की सबसे गंभीर स्थिति है। जब जन्म दर ही नहीं है, मेरा मतलब है रूस की आबादी घट रही है, खासकर पिछले कुछ वर्षों में ये और भी कम हुई है, तो इसका असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा, है ना? तो श्रम पर इसका असर पहले से ही महसूस किया जा रहा है।
कई कई क्षेत्रों में और खासकर नागरिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, जो कि सैन्य अर्थव्यवस्था नहीं है, ये मूल रूप से हमारे रोजमर्रा के सामान और सेवाएं हैं जो जीवन का आनंद लेने के लिए उपयोग की जाती है। और ये ऐसी चीज है जिसे रूस बिल्कुल भी बदल नहीं सकता। और यहाँ से हालात और भी खराब होने वाले हैं। ये बेहतर नहीं होगा भले ही युद्ध रुक जाए। मुझे लगता है कि जब रूसियों के लिए देश छोड़ने की सीमाएं और खुल जाएंगी तो और भी ज्यादा लोग देश छोड़ देंगे। कोई भी रूस आना नहीं चाहेगा क्योंकि ये वो देश नहीं है जहां आप रहना चाहेंगे। रूस अभी मुश्किल दौर में है और जनसांख्यिकीय संकट बड़ी समस्या बन सकता है। वैसे एक बात और, संयुक्त राष्ट्र में अलग अलग स्तरों पर इस बारे में काफी चर्चा हुई है और मैंने भी ये सुना है। मैं सेव यूक्रेन नामक संगठन के निदेशक मंडल में हूँ जो रूस से अपहृत बच्चों को वापस लाता है, और चर्चाएं मूल रूप से यही है। आंशिक रूप से इस जनसांख्यिकीय संकट से निपटने के लिए रूस यूक्रेनी बच्चों का अपहरण कर रहा है और उन्हें अपने में मिला रहा है, क्योंकि यह अपने देश की आबादी बढ़ाने का एक तरीका है। जनसंख्या, और जितना भयानक यह सुनाई देता है, लेकिन रूस सचमुच नरसंहार कर रहा है और एक तरह से वे इसे करने के लिए लगभग मजबूर हैं, क्योंकि उनकी अपनी आबादी या तो देश छोड़ रही है या खत्म हो रही है। ऐसा लगता है कि पुतिन ने सच में रूस के भविष्य को खत्म कर दिया है। लेकिन आप जानते हैं कौन है जो किसी संघर्ष कर रहे देश का फायदा उठाना पसंद करता है? चीन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक रूसी सीईओ की बात है, या कहें तो हम उन्हें रूसी ओलिगार्क भी कह सकते हैं। और ये बात रूसी मीडिया में छपी थी। यही है वो। वेबसाइट का नाम कॉमर्सेंट है, जो एक बड़ी रूसी मीडिया वेबसाइट है। यह 12 नवंबर को पोस्ट हुई थी। चलिए देखते हैं। रूसी अर्थव्यवस्था के सामने सबसे गंभीर समस्या है चीनी आयात का बढ़ना। अब ये व्यक्ति रूस की एक काफी बड़ी टायर कंपनी के सीईओ हैं और ये कंपनी एक हाई एंड टायर निर्माता है। यह आम लोगों के टायर जैसे नहीं है, लेकिन अभी ये कंपनी भी संघर्ष कर रही है और वह इस रूसी समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में बताते हैं कि कंपनी क्यों संघर्ष कर रही है। और उन्होंने यही कहा, दरअसल शायद यही आज रूसी टायर बाजार की सबसे गंभीर समस्या है। चीनी आयात बढ़ रहा है, राज्य की ओर से कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं है। हम इस बारे में सरकारी अधिकारियों से बहुत बात करते हैं, लेकिन अब तक हमें वह ठोस समर्थन नहीं मिला है जिस पर स्थानीय उत्पादकों को भरोसा करना चाहिए। कारण कई हैं, पर तथ्य वही रहता है। मुझे हैरानी होती है कि पुतिन अभी खासकर इस समय शी जिनपिंग का सामना क्यों नहीं करना चाहते। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रूस में पिछले साल पैसेंजर टायर बाजार की क्षमता लगभग 50 मिलियन टायर थी, तो चीनी कंपनियों ने 19 मिलियन टायर आयात किए। पिछले 5 वर्षों में रूसी बाजार में चीनी ब्रांडों की हिस्सेदारी 11% से बढ़कर 35% हो गई है, जबकि स्थानीय फैक्ट्रियों में उत्पादन घट गया है। यह अब एक बड़ी समस्या है और इसका मुख्य कारण यह है कि टायर बहुत कम कीमत पर सप्लाई किए जा रहे हैं। हम मानते हैं कि यह डंपिंग के कारण है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का उल्लंघन है। चीन जो कर रहा है वह अवैध है, लेकिन पुतिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रूस चीनी कंपनियों और शी जिनपिंग पर बहुत निर्भर है। मैं जल्दी समझाना चाहता हूं कि चीन यहाँ क्या कर रहा है और ये अवैध क्यों है। देखिए, सीसीपी की एक अनौपचारिक नीति है जिसमें वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दूसरे देशों की फैक्ट्रियां, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की फैक्ट्रियां मूल रूप से बंद हो जाएं। चीन सच में दुनिया का एकमात्र विनिर्माण केंद्र बनना चाहता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सीसीपी चीनी फैक्ट्रियों को लगभग मुफ्त में पैसा देती है। इसे ठीक से समझने के लिए चलिए स्टील का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे स्टील फैक्ट्रियां। उदाहरण के लिए चीनी स्टील निर्माता हर साल इतनी ज्यादा मात्रा में स्टील बनाने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं कि वे चीन के अंदर घरेलू मांग को पूरा कर सकें, और फिर वे इतनी उत्पादन क्षमता रखना चाहते हैं कि उस सारी स्टील को दूसरे देशों में निर्यात कर सकें, जैसे एशिया के देश, यूरोप के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब चीन यह कैसे सुनिश्चित करता है कि चीनी स्टील इन सभी दूसरे देशों की घरेलू स्टील की तुलना में अब भी सस्ती रहे? तो ऐसा करने के लिए सीसीपी मूल रूप से इन कंपनियों को मुफ्त जमीन देकर, उन्हें बिना ब्याज के ऋण देकर मुफ्त में पैसा देती है। वे कभी कभी उन्हें सस्ती या मुफ्त बिजली और अन्य चीजें भी देते हैं। अब इन सब कारणों से ये सभी चीनी कंपनियां अपना उत्पाद, इस मामले में स्टील, बना सकती हैं और उसे इतनी कम कीमत पर बेच सकती हैं जितनी विदेशी प्रतिस्पर्धी नहीं कर सकते। विदेशी कंपनियों को असल में मुनाफा कमाना या नुकसान से बचना होता है ना?
चीनी कंपनियां मुनाफे की चिंता नहीं करती क्योंकि उन्हें सरकार से मुफ्त पैसा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह गैर कानूनी है। इसी कारण अमेरिका और यूरोपीय देश इस साल की शुरुआत में चीन से व्यापार युद्ध कर रहे थे। व्यापार युद्ध अब भी जारी है। हमारे पास चीन से व्यापार समझौता है जो मेरी राय में पर्याप्त नहीं, पर यह किसी और वीडियो का विषय है। यह सही दिशा में एक कदम है। अब जब पश्चिमी देश चीन की चालों को समझ रहे हैं तो आपको क्या लगता है सीसीपी क्या कर रही है? वे बस अपनी बहुत सारी सप्लाई रूस में डाल रहे हैं और पुतिन के पास इसके बारे में कुछ भी करने की ताकत नहीं है। इसी कारण अब रूसी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, खासकर जो रक्षा उद्योग से नहीं जुड़ी हैं, है ना? और रूस के लिए इससे उबरना मुश्किल होगा क्योंकि एक औद्योगिक आधार बनाना आसान नहीं है। हमने यह बात पिछले साल भी कही थी। चीन रूस का सहयोगी नहीं है। वे अब भी इतने करीब सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इस समय चीन को रूस के पक्ष में रहना फायदेमंद है। और चीन रूस की कमजोरी का फायदा उठा सकता है। इस क्लिप को सुनिए। चीन निश्चित रूप से रूस का सहयोगी नहीं है। मेरा मतलब है ये फ्रेंड्स विदाउट लिमिट्स वाली बात तो बकवास थी। मुझे लगता है कि चीन को यथास्थिति और सस्ते रूसी तेल गैस तक पहुंच बनाए रखने की सबसे ज्यादा चिंता है। वे उत्तरी व्यापार मार्ग का उपयोग शुरू करने को लेकर उत्सुक हैं जो रूस के ऊपर से आर्कटिक के रास्ते जाता है। जैसे जैसे जलवायु में बदलाव जारी है और ध्रुवीय बर्फ पिघलती जा रही है, चीन उस मार्ग का उपयोग अधिक चाहता है, पर अभी रूस उसे पूरी तरह नियंत्रित करता है। इसलिए उनकी रुचि रूस को लड़ाई में बनाए रखने में है। इसीलिए वे पुर्जे भेजते हैं और वे मदद के लिए दूसरी चीजें भी करते हैं। रूस, लेकिन वे सच में संयुक्त राज्य अमेरिका को नाराज करने से बचने की कोशिश करते हैं। इतना कि हम वास्तव में इसके बारे में कुछ करें, क्योंकि अभी हम इसके बारे में सच में कुछ नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि चीन भी रूस उस शासन को हारते और गिरते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि तब इससे उनके लिए भी कुछ समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि लोग देख सकते हैं कि ये तानाशाही निरंकुश शासन अजय नहीं है।